स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम क्लास 11th के सेकेंड यूनिट का चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली आता है कि आपके टिश्यूज़ जो हैं वो कैसे बनते हैं। आपने, अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो आपने पढ़ा होगा कि उनको हम टिश्यूज़ को उत्तक भी बोलते हैं, कि जब हमारी बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़कर एक ग्रुप बना लेती हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन कर सके, एक पर्टिकुलर कार्य कर सके, तो उसे हम टिश्यू बोलते हैं, यानी कि उत्तक बोलते हैं। प्लांट्स में अलग तरह के टिश्यूज होते हैं और एनिमल्स में अलग तरह के टिश्यूज होते हैं। तो इस लेसन में हम बेसिकली एनिमल्स में पाए जाने वाले टिश्यूज की बात करते हैं। हमने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखे थे, यानी कि एक कोशिक जीव जिनकी शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है। उनमें सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, उसी सेल के अंदर वो डाइजेशन भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, और भी सर्कुलेशन एंड जितने भी फंक्शंस हैं वो एक ही सिंगल सेल के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाते हैं तो उनकी बॉडी मल्टी सेल्यूलर हो जाती है। तो वहाँ पर अलग अलग तरह के सेल्स आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि वो अपने फंक्शंस को एक अच्छे तरीके से कर सके, जिसको हम डिवीज़न ऑफ लेबर भी कहते हैं। यानी कि सभी सेल्स जो है वो एक ग्रुप में बंटकर अपने काम को बांट लेते हैं, दैट इज़ नोन एज डिवीज़न ऑफ लेबर, और वो मिलकर जो ग्रुप बनाते हैं उसे हम बोलते हैं टिश्यू। तो अगर आपसे कोई सिंपल भाषा में पूछे दैट व्हाट इज़ अ टिश्यू, तो आप क्या कहोगे? इन मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स a group of similar cells along with intercellular substances that perform a specific function is known as tissue। कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जब बहुत सारे एक जैसे सेल्स आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और उसके साथ साथ कुछ इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस भी जुड़ जाते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन कर सके, तो उसे हम टिश्यू बोलते हैं। अब अगर हम एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में बेसिकली 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, और ये टिश्यूज जो हैं वो अपने प्रोपोर्शन और पैटर्न के हिसाब से ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो सबसे छोटा पार्ट है दैट इज सेल। सेल जो है, सेल ने मिलकर बनाया टिश्यू, फिर टिश्यू से बनेंगे ऑर्गन, ऑर्गन से बनेंगे ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है एक पूरा ऑर्गेनिज्म। तो जैसे स्टमक है, लंग है, हार्ट है, किडनी है, ये सारे ऑर्गन है। अगर हम इनको कट करके देखें तो इसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक पूरा सिस्टम बना लेते हैं तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम्स, ये सब ने अपना काम बांटा हुआ है, लेकिन अगर ये सारे मिलकर काम करेंगे तभी एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो आज हम एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि एनिमल टिश्यूज आपके 4 टाइप के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल, जिसको आप नर्वस टिश्यू भी बोल देते हो। आज के लेक्चर में मैं बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू को ही कवर करूंगी। एपिथेलियल टिश्यू में आपने एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि इनका मेन काम होता है हमें सेफ्टी देना, यानी कि हमारी सुरक्षा करना। तो जितने भी हमारे शरीर के ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनको किसी भी बाहरी चीज से खतरा है, ये वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इन टिश्यू का एक सरफेस हमेशा फ्री रहता है। वो चाहे तो बॉडी फ्लूइड के पास भी हो सकता है, जैसे खून के पास भी हो सकता है, या हमारे आउटसाइड एनवायरनमेंट, जैसे अगर हमारी स्किन है तो वो बाहर के एनवायरनमेंट के संपर्क में भी आ सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि एक तरह से जिस भी ऑर्गन पे ये प्रेजेंट है, ये उसको एक कवरिंग देता है, एक लाइनिंग देता है। एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं वो बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, मतलब बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। उनमें इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है या बाकी जो मैट्रिक्स है वो बहुत ही कम होता है। एपिथेलियल टिश्यू भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल एपिथेलियम और एक होते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। जो सिंपल एपिथेलियम है उसमें सिर्फ सेल्स की एक पतली सी लेयर होगी, सिंगल लेयर होगी, और ये ज्यादातर हमारी जितनी भी बॉडी कैविटीज हैं, डक्ट्स है या ट्यूब्स है। बॉडी कैविटीज मतलब जहां जहां भी थोड़ी खाली जगह है। डक्ट्स का मतलब होता है पतली पतली पाइप जिनके द्वारा हार्मोन्स या बाकी चीजें जाती हैं, एंड ट्यूब्स जैसे कि कैपिलरीज, आर्टरीज, जिसके द्वारा खून जाता है। तो उनकी लाइनिंग जो है सिंपल एपिथेलियम की बनी होती है। अब कंपाउंड जो है वो सिंपल से आप कह सकते हो 2-3 लेयर फालतू है, कि अगर 2 या 3 या उससे ज्यादा सेल की लेयर आपस में जुड़ जाती हैं तो वो कंपाउंड एपिथेलियम बनाती हैं, और इसका काम होता है प्रोटेक्शन देना, और ये मेनली पाया जाता है हमारे स्किन में। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जो त्वचा है, हमारी जो स्किन है, वो बहुत सारी परतों से बनी होती है। आप
कहीं गिर जाते हो तो एकदम से तो आपकी स्किन नहीं कटती, कई बार रगड़ लग जाती है, उस पर रेडनेस आ जाती है। अगर मान लो हमारी स्किन बिल्कुल पतली होती तो वो तो एक ही बार में फट सकती थी, बट वो मल्टीपल लेयर से बनी हुई है, जिस वजह से हमें छोटी मोटी खुरोचों से प्रोटेक्ट करती है। अब ये तो था इस आधार पे कि आपकी जो टिश्यू है वो कितनी लेयर से बने हुए हैं, हमने उसको 2 कैटेगरी में बांटा। एक और तरीका है इनको डिवाइड करने का, वो ये है कि इसके अंदर जो सेल्स है वो किस तरीके से स्ट्रक्चरली मॉडिफाई हुए हैं, मतलब उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को किस तरीके से बदला है। उस आधार पर भी हम इस सिंपल एपिथेलियम को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलम्नर। ये बेसिकली इनकी शेप्स के आधार पे है। तो सबसे पहले आता है इसमें स्क्वेमस एपिथेलियम। इट इज मेड ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, स्क्वेमस एपिथेलियम में बिल्कुल पतले पतले सेल्स होते हैं, उनकी एक पतली सी लेयर होगी और इरेगुलर बाउंड्री, मतलब इसकी बाउंड्री कोई फिक्स नहीं है, कोई ऐसे स्केल की तरह मार्क नहीं की हुई, उल्टी सीधी सी उबड़ खाबड़ सी बाउंड्री होती है। ये ज़्यादातर जितनी भी हमारी ब्लड वेसिकल्स यानी कि रक्त केशिकाएं और हमारे लंग्स की यानी कि फेफड़ों के जो एयर सैक है, जो आपने एल्वियोलाई पढ़ा होगा, उसके अंदर पाई जाती हैं। और इसके अलावा ये डिफ्यूज़न में हेल्प करते हैं। डिफ्यूज़न का मतलब होता है जब कोई पदार्थ अपनी ज़्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा की तरफ जाता है, तो उस तरह के फंक्शंस में ये वाले टिश्यू हेल्प करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसका नाम क्यूबॉइडल इसलिए है क्योंकि इसमें जो सेल्स हैं वो क्यूब की तरह होते हैं। क्यूब आपने जरूर मैथ्स में पढ़ा होगा, तो क्यूब जैसे सेल्स होते हैं इसके अंदर। और ये ज़्यादातर जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं जिनसे हार्मोन्स बनते हैं, ये उनकी पाइप में पाए जाते हैं, या जो हमारी किडनी में जो वृकाणु होते हैं उनकी जो ट्यूब वाला पार्ट, मतलब जो पतला पतला नलिकाओं वाला भाग होता है, अगर आपको वृकाणु का स्ट्रक्चर याद हो, उसमें पाए जाते हैं। इनका काम होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि या तो इनमें से कोई रस निकलता है या फिर ये एक्स्ट्रा पानी या दूसरे पदार्थों को एब्जॉर्ब यानी कि सोखने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमारी जो किडनी है उसके नेफ्रॉन में यानी कि उसके वृकाणु में एक पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके अंदर माइक्रोविलाई होते हैं जिनके बारे में हमने डाइजेशन में भी पढ़ा हुआ है, उनमें भी ये पाए जाते हैं। और पीसीटी के बारे में हम ज़्यादा डिटेल तब करेंगे जब हम ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन वाला लेसन करेंगे। फिलहाल आप ये याद रख लो कि आपने अगर वृकाणु 10वीं में पढ़ा हो तो उसमें हम इस तरह से कप शेप बनाते थे जिसको हम बोमेंस संपुट या बोमेंस कैप्सूल बोलते थे। उसके अंदर हम नीचे बहुत सारी नलिकाएं दिखाते थे, उसे हम पीसीटी बोलते हैं। तो वो जितनी भी नलिकाएं हैं उन सब में क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो तीसरा आता है वो है कॉलम्नर एपिथेलियम। आप देख भी सकते हो ये कॉलम की तरह, मतलब पिलर की तरह, खंबे की तरह होते हैं। इनमें भी सिंगल लेयर होती है, बट इसके जो सेल्स हैं वो काफ़ी लंबे और पतले होते हैं, टॉल एंड स्लेंडर होते हैं। और इनके बेस पे अगर आप देखो तो आपको न्यूक्लियस दिखेगा, जिसको यहाँ पे हरे रंग से दिखाया गया है। अभी तक जो हमने बाकी दो देखे थे उनका न्यूक्लियस बिल्कुल मध्य में यानी कि सेंटर में था, पर इनका जो न्यूक्लियस है वो बेस पे मतलब साइड्स की तरफ होता है। उसके अलावा इनके जो फ्री सरफेस है उसमें माइक्रोविलाई होते हैं, जो आपने पढ़ा हो, डाइजेशन में भी हमने किया था कि जो सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। और ये स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में होते हैं, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। सिक्रीशन मतलब किसी भी रस को स्रावित करना, निकालना, और एब्जॉर्प्शन मतलब अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा निकल रही है उसको वापस से पी जाना, एब्जॉर्ब कर जाना। अगर कॉलम्नर और क्यूबॉइडल सेल्स इन दोनों के ऊपर सीलिया पाए जाए, सीलिया होते हैं छोटे छोटे बाल जैसे संरचना, तो उन्हें हम बोलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। अगर आपको ध्यान हो, एक पैरामीशियम होता है जिसको हम प्रोटोजोआ में पढ़ते हैं, उसके ऊपर भी ऐसे हमने छोटे छोटे सीलिया पढ़े थे जो उसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो सीलिया का मतलब है छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो उसकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि जो म्यूकस है या पार्टिकल्स है ये उनको आगे मूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे आपको पता होगा, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में किया था, हमारी नोज में भी हमने देखा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में या हमारे पेट में म्यूकस होता है जो कि एक चिकना सा और स्टिकी सा पदार्थ होता है, तो उसको आगे खिसकाने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा ब्रोंक्यूल्स जो हमारे फेफड़ों के अंदर होते हैं, और जितने भी फेलोपियन ट्यूब है जो रिप्रोडक्शन में मतलब जो फीमेल की बॉडी में होते हैं, उन सब ऑर्गन्स के अंदर ये वाले एपिथेलियम पाए जाते हैं।
इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कोल्यूमिनर या क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं वो सिर्फ सिक्रीशन का काम करने के लिए ही अपने आप को बदल लेते हैं, मतलब वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो है सिक्रीशन। तो उन एपिथेलियम को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं, क्योंकि ग्लैंड का मतलब होता है जिसमें से कुछ रस निकल रहा हो। और ये दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। अगर ये यूनिसेल्यूलर होंगे तो इसके जो सेल्स हैं वो आइसोलेटेड, मतलब दूर दूर होंगे। लेकिन अगर ये मल्टी सेल्यूलर है तो इसमें सेल्स का गुच्छा होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर यूनिसेल्यूलर में जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हैं, मल्टी सेल्यूलर में वो आपस में क्लस्टर यानी कि गुच्छे की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब सिक्रीशन के आधार पर ये जो ग्लैंड्स हैं दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशन मतलब अपनी बनाए हुए पदार्थ को रिलीज करने के लिए उन्हें किसी डक्ट की जरूरत पड़ती है, यानी कि किसी ट्यूब के द्वारा या किसी डक्ट के द्वारा वो अपने पदार्थों को रिलीज करते हैं। जैसे म्यूकस है, स्लाइवा जिसको आप लार बोलते हो, ईयर वैक्स है, ऑयल है, मिल्क है, या जितने भी एंजाइम्स हैं, मतलब वो चीजें जिनको बाहर निकलने के लिए, रिलीज होने के लिए किसी डक्ट या किसी नलिका की जरूरत होती है, उन्हें हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनको अपनी सिक्रीशन बाहर निकालने के लिए किसी डक्ट की जरूरत नहीं होती, जैसे कि हार्मोन्स। ये डायरेक्टली ही खून के अंदर या जो भी वहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है उसके अंदर डायरेक्टली अपने हार्मोन्स को छोड़ देते हैं। इन्हें किसी पाइप की, किसी नलिका की आवश्यकता नहीं होती है। कंपाउंड एपिथेलियम, अभी तक हमने सिंपल एपिथेलियम में पढ़ा। सिंपल एपिथेलियम के हमने 3 पार्ट्स पढ़े, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कोल्यूमिनर। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि अगर क्यूबॉइडल और कोल्यूमिनर के ऊपर छोटे छोटे बाल हों सिलिएटेड, उसको सिलिएटेड एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। और अगर वो सिर्फ सिक्रीशन का काम करे तो उन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में हमने पढ़ा दे आर 2 टाइप्स, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन होते हैं जिन्हें अपनी सिक्रीशन को रिलीज करने के लिए किसी डक्ट या ट्यूब की जरूरत होती है। एंडोक्राइन होते हैं जिन्हें किसी ट्यूब की जरूरत नहीं होती। अब हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। डेफिनेशन हम पहले ही देख चुके थे कि जब एक से ज्यादा लेयर सेल्स की प्रेजेंट होती हैं तो उसे हम कंपाउंड एपिथेलियम बोलते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सेल्स की लेयर आ जाती हैं तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में ये काम नहीं करेगी, क्योंकि आपको भी पता है आपको किसी चीज को रिलीज करना है या सोखना है तो आपको पतली चीज की जरूरत होगी। अगर आप ज्यादा मोटी चीज लोगे तो उसमें से किसी चीज का रस निकालना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में काम कम हो जाता है। इसका मेन काम होता है सेफ्टी में, यानी कि प्रोटेक्शन में, कि हमारे शरीर को किसी भी केमिकल से या किसी मैकेनिकल या झटके वगैरह से कोई नुकसान ना हो, ये उससे प्रोटेक्ट करता है। ये हमारी स्किन के ड्राई सरफेस को कवर करता है। इसके अलावा जो हमारी बक्कल कैविटी है, मतलब जिसके द्वारा हम खाना खाते हैं, या जो हमारा फेरिंग्स है, या जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, पैंक्रियाटिक डक्ट्स, मतलब जितना भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले ऑर्गन है, ये उन सब के अराउंड या हमारी स्किन के अराउंड लेयर बनाता है। तो एपिथेलियम के जितने भी सेल्स हैं हमने पढ़ा था कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक है, यानी कि वो बहुत ही टाइट होते हैं, उनके बीच में इंटरसेल्यूलर मटेरियल बहुत कम होता है। जितने भी एनिमल टिश्यूज हैं इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होती हैं जिससे कि 2 सेल्स आपस में जुड़े हों। क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं तो सेल एक सेल से दूसरे सेल के अंदर सामान भेजने के लिए, मटेरियल भेजने के लिए इसमें कुछ जंक्शंस होते हैं। जंक्शन मतलब जोड़ होते हैं जहाँ से जुड़े होते हैं, जिसके द्वारा ये सामान इधर से उधर भेजते हैं। तो एपिथेलियम टिश्यू के अंदर 3 तरह की सेल जंक्शंस हो सकती हैं। इन्हें हम बोलते हैं टाइट, एडहेरिंग और गैप जंक्शन। 3 तरह की जंक्शंस होगी। टाइट जंक्शंस का काम क्या होता है, दे हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, कि कोई भी सब्सटेंस है वो टिश्यू में से लीक ना हो जाए, बाहर ना रिस के चला जाए, तो ये उसको टाइट करके रखते हैं। एडहेरिंग का मतलब होता है चिपकाना। जैसे आपने देखा हो फेविकोल के ऊपर भी एडहेसिव लिखा होता है, तो एडहेसिव का मतलब होता है किसी चीज को चिपकाना। तो यहाँ पर भी इसका काम है 2 आपस के सेल्स को, जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको आपस में सीमेंट की तरह चिपका देना। और गैप जंक्शंस जैसे नाम से पर चल रहा है, ये 2 सेल्स के बीच में एक गैप बना देगा, जिस गैप के द्वारा वो 2 सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें और अपने बीच में आयंस और मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान कर सकें। तो 3 पढ़े हमने। टाइट जंक्शंस थे जो कि सब्सटेंसेस को लीक होने से बचाता है, एडहेरिंग जंक्शन जो उनको चिपका के रखता है, गैप जंक्शन जो उनके बीच में एक रास्ता बना देता है जिसके द्वारा एक सेल से दूसरे सेल में मॉलिक्यूल्स, आयंस
या कुछ दूसरी चीज़ें आसानी से आ जा सकती हैं। तो बाकी के टिश्यूज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे।